नमस्कार दोस्तों। तो ये क्लास 12 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का लेक्चर 3 है, क्योंकि हम 10 दिनों में पूरी बुक का निचोड़ देखने वाले हैं, जो कि पेपर में बार बार आते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कुछ चैप्टर लेंगे। इस शुरुआत से सभी चैप्टर रहेगा कि जो कि हमारे बोर्ड में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और पूरी किताब को हम पढ़ेंगे इस 10 वीडियो में। एक वीडियो हमारी लगभग 40 से 45 मिनट की होती है, जिसमें पूरा कवर नहीं हो पाता है। तो चलिए, ये लेक्चर 3 है। और जिसने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जरूर इस वीडियो को देखें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। और बोर्ड पेपर होने वाला है, बोर्ड पेपर का डेट आ भी चुका है। तो हम देख, उसमें हो गया था शर्म तक हो गया था क्या। अगली वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, उसमें मीनिंग ऑफ लेबर तक हो गया था, कि परिभाषाएं देख लिए थे हम, उसकी विशेषताएं भी देख लिए थे। अब हम अगला टॉपिक है हमारा बाजार का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्केट। तो बाजार क्या है? अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय क्या है? अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि ऐसे संपूर्ण क्षेत्र से होता है। क्या? बल्कि किसी ऐसे संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले होते हैं, तथा उनके मध्य इस प्रकार का संपर्क पाया जाता है जिससे उस क्षेत्र में उस वस्तु की कीमत में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिससे उस क्षेत्र में उस कीमत की समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बात करें कुर्नों के शब्दों में, अगर एक दो परिभाषा ऐसे याद साधारणता याद कर लेंगे, उसके बाद कुर्नों के शब्दों में। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे स्थान विशेष से नहीं होता है, किसी ऐसे विशेष स्थान से नहीं होता है जहां वस्तु का क्रय विक्रय होता है। क्या? किसी ऐसे स्थान विशेष से नहीं होता जहां पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है, बल्कि बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है। बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले में इस प्रकार का प्रतियोगिता पूर्ण स्वतंत्र संबंध हो कि उस सारे क्षेत्र में वस्तु की मूल प्रवृत्ति सुगमता तथा शीघ्रता से एक होने की पाई जाए। मतलब प्रवृत्ति शीघ्रता से एक होने की पाई जाती है या पाई जाए, ये होती है उसकी परिभाषा किसकी? बाजार की। एक बार फिर से देखिए, तो अर्थशास्त्र में क्या? अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे स्थान विशेष से नहीं होता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्या? जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, बल्कि बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वालों में इस प्रकार की प्रतियोगिता पूर्ण स्वतंत्र संबंध हो कि उस सारे क्षेत्र में किसी वस्तु मूल की प्रवृत्ति सुगमता से तथा शीघ्रता से एक होने की पाई जाती है। और बात ये प्रतियोगिता की दृष्टि से मतलब बाजार का वर्गीकरण। तो एक होता है क्या? पहले होता है पूर्ण बाजार, एक पूर्ण बाजार होता है, एक अपूर्ण बाजार होता है, एकाधिकार होता है, मतलब एकाधिकार बाजार होता है। तो इनकी डिफिनेशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लोग बोले तो मैं बता दूं। जैसे कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप बोलेंगे मतलब इसके एकदम डीपली कराए, तो हम डीपली कराएंगे, नहीं तो हम शॉर्ट से चलते जाएंगे। मतलब हम शॉर्ट से चलते चले जाएंगे। क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, जैसे होता है एक स्थानीय बाजार, जैसे ईंट का भट्टा हो गया, स्थानीय बाजार हो गया। एक परदेशी बाजार जो मतलब होते हैं ना, एक अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय बाजार होते हैं, जैसे सड़क इमारती राष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार जैसे पेट्रोल डीजल ये सब हो गए, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम अगला बात करें, हम अगला टॉपिक है बाजार कीमत। क्या है बाजार कीमत? बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी निश्चित समय पर, क्या है बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति या संभरण की अंतक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं यार, बाजार कीमत वह कीमत होती है, मतलब बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की अंतक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। और बात देखिए प्रोफेसर स्टेगलर के शब्दों में बात करें, प्रोफेसर स्टेगलर के शब्दों में, तो बाजार कीमत की उस समय अवधि की अंतर्गत विद्यमान होती है। क्या? बाजार कीमत उस समय की अवधि के अंतर्गत विद्यमान होती है जिसमें वस्तु का संभरण अथवा पूर्ति स्थिर रहती है, बाजार कीमत
को अस्थायी कीमत भी कहते हैं, क्योंकि यह तत्कालीन मांग और संभरण की शक्तियों के संतुलन द्वारा निश्चित होती है, और ऐसा संतुलन बदलता रहता है। जैसे कि कभी कभी होता ऐसे होता है ना कि जिसकी मांग बढ़ जाती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो ऐसा होता है। तो मांग हमेशा संभरण या तो संभरण पूर्ति पर निर्भर होता है। तो बाजार कीमत अस्थायी कीमत होती है, इसकी विशेषताएं हैं। बाजार कीमत वास्तविक होती है, बाजार कीमत वास्तविक होती है। बाजार कीमत में मांग का मुख्य प्रभाव होता है, क्योंकि अगर किसी चीज की मांग है तो उसका रेट है, उसकी वैल्यू है। कीमत में मूल्य, बाजार कीमत में मूल्य का मूल्य का सीमांत लागत से कम या अधिक होता है। बात है बाजार कीमत का निर्धारण, पूछा जाता है कि बाजार कीमत का निर्धारण से क्या तात्पर्य है। तो यूपी कैटेगरी नहीं, बोर्ड में पूछा जाता है, कोई भी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब किस बोर्ड के लिए, तो भाई ये ऑल बोर्ड के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक मतलब एक टॉपिक चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज है। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर से, जैसे कि अगर हमारा चैप्टर कौन से कृषि अर्थशास्त्र या पहले अर्थशास्त्र से, तो पहले अर्थशास्त्र है, उसके बाद है ये आर्थिक नियम है, उससे भी है। तो मतलब राष्ट्रीय नियोजन में आर्थिक महत्व, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, भूमि हो गया, विस्तृत खेती, सघन खेती हो गया, पर्सनल नियम हो गया, श्रम भी हो गया। तो मतलब जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी बुक का निचोड़ है, मतलब हर एक चैप्टर से रखा गया है। तो ये ऑल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सभी इसका वीडियो मतलब सभी पढ़ सकते हैं। तो अगर बात करें बाजार कीमत के निर्धारण से क्या तात्पर्य, पेपर में पूछा जाता है। तो किसी वस्तु की बाजार कीमत उसकी मांग तथा संभरण की सापेक्ष रिक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। क्या रिक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। चूंकि अति अल्पकाल में वस्तु का संभरण स्थिर रहता है, इसलिए बाजार कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव रहता है। इसलिए बाजार कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव रहता है। यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्या यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है। इसके विपरीत बात करें तो इसके विपरीत मांग के घटने पर बाजार कीमत भी घट जाती है। इस प्रकार बाजार कीमत तथा संभरण के अस्थायी समय द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक नाशवान, एक कम नाशवान। जैसे नाशवान है तो जैसे नाशवान होती है दूध, दही, बर्फ हो गया, प्याज, आलू, गेहूं, चावल अनाशवान होती है, मतलब कम नाशवान होती है। नाशवान होती है कम नाशवान होती है। तो समान कीमत क्या होता है, तो किसी वस्तु की समान कीमत वह कीमत होती है, किसी वस्तु की समान कीमत वह कीमत होती है जिससे वस्तु की मांग तथा संभरण की शक्तियों के अस्थायी संतुलन द्वारा दीर्घ काल में निश्चित होता है। एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु की समान कीमत और कीमत होती है जो किसी वस्तु की मांग तथा संभरण की शक्तियों की अस्थायी, मतलब क्या अस्थायी संतुलन द्वारा दीर्घ काल में निश्चित होती हैं। समान कीमत की विशेषताएं क्या होती हैं? अगर बात करें समान कीमत की विशेषताएं क्या होती है, समान कीमत दीर्घकालीन होती है। क्या समान कीमत दीर्घकालीन होता है। समान कीमत अस्थायी कीमत होती है। अगर डिफिनेशन अच्छे से देख लेंगे तो उसी से विशेषता लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो इसमें वस्तु का अधिक संभरण होता है। बाजार कीमत तथा समान कीमत में अंतर इस आता है 6 नंबर में आता है। देखिए बाजार कीमत अल्पकालीन होती है और समान कीमत दीर्घकालीन होता है, या वास्तविक कीमत होती है या संभावित कीमत होती है। इस कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। किसमें? इस कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो समान कीमत होती है इसके निर्धारण में वस्तु के संभरण का अधिक प्रभाव होता है। वस्तु की संभरण में अधिक, इसमें मांग का, इसमें संभरण तो पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें वस्तु की लागत का अधिक, इसमें उत्पादन लागत से कम या अधिक हो सकता है। क्या इसमें उत्पादन लागत से कम या अधिक हो सकता है। इसमें उत्पादन लागत से कम या अधिक हो सकता है। उत्पादन लागत के बराबर ही रहती है। क्या उत्पादन लागत के बराबर रहती है। बात कि या मांग तथा संभरण के बीच अस्थायी संतुलन बनाती है, या अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। जो समान कीमत होती है,
बाजार कीमत होती है, या मांग तथा संभरण या मांग तथा संभरण के बीच अस्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होती है। समान कौन सी बाजार कीमत? और जो समान कीमत होती है या मांग तथा संभरण की शक्तियों के अस्थायी संतुलन के उत्पन्न होने पर निर्धारित होती है। बात की लाभ व हानि दोनों होती है। इसमें जो बाजार कीमत होती है इसमें लाभ व हानि दोनों होती है। और जो समान कीमत होती है समुद्र की तरह से तुलना, समुद्री लहरों से तुलना होती है, समुद्र की तरह से तुलना होती है। इसमें केवल लाभ होता है, इसमें लाभ व हानि दोनों होती है। अगर देखें कि ये तो हो गया, अगर हम देखें कि संभरण का अर्थ, क्योंकि यहाँ पर संभरण तो पूर्ति आया ना, किसी वस्तु की समान कीमत वह कीमत होती है जो किसी वस्तु की मांग तथा संभरण की अस्थायी संतुलन द्वारा दीर्घकाल में निश्चित होती है। तो यहाँ पर संभरण आया, तो संभरण का अर्थ क्या होता है? तो संभरण का अर्थ है किसी वस्तु, किसी वस्तु का संभरण पूर्ति, उस वस्तु की वह मात्रा होती है। किसी वस्तु की संभरण या पूर्ति उस वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कीमत पर बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? किसी बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। संभरण का नियम यह कहता है कि संभरण नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसका संभरण बढ़ता है तथा कीमत के घटने पर उसका संभरण घटता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो संभरण के बढ़ने पर उसका कीमत बढ़ता है, घटने पर उसकी कीमत घटता है। अतः संभरण क्या? अतः अपूर्व प्रतियोगिता तथा एकाधिकार का मिश्रण होता है। अतः अपूर्व प्रतियोगिता, पूर्व प्रतियोगिता तथा एकाधिकार का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है? इसकी अवधारणा की व्याख्या किसने की थी? तो इसकी अवधारणा की व्याख्या सर्वप्रथम सन 1933 ईस्वी में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने की थी। इंग्लैंड की रहने वाली थी, यहाँ की रहने वाली थी, इंग्लैंड की। तो पूर्व प्रतियोगिता तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर। तो इसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसमें पूर्व प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, अर्थात इसमें किसी वस्तु के विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं जो पूर्व प्रतियोगिता होता है। जो एकाधिकार प्रतियोगिता होती है इसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है या फिर तथा सीमित होती है। इसमें वस्तु समरूप होते हैं या फिर होती है। इसमें विभिन्न रूप होते हैं वस्तु के। इसमें वस्तुओं की कीमत एक ही रहती है। इसमें भिन्न वस्तुओं की कीमत भिन्न रहती है। इसमें कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें कीमतों पर प्रभाव होता है या अल्पकालीन होता है। जो पूर्व प्रतियोगिता होता है या अल्पकालीन होता है। क्या होता है? पूर्व प्रतियोगिता होता है ये अल्पकालीन होता है, और जो एकाधिकार होता है ये दीर्घकालीन होता है। बात करें मुद्रा यानी कि मनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक है जेएल हैंसन के शब्दों में अगर देखें तो ये कहते हैं कि जेएल हैंसन कहते हैं, क्या कहते हैं कि सौंदर्य शक्तिमान है। क्या है? सौंदर्य शक्तिमान है, किंतु जो मुद्रा होती है सौंदर्य शक्तिमान है किंतु मुद्रा सर्वशक्तिमान है। प्रेम के द्वारा तो बहुत से कार्य संपन्न होते हैं किंतु मुद्रा के द्वारा सभी कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। उसके बाद एक हार्टले विदर्स के शब्दों में है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। एक ट्रेस कार्ड के अनुसार है मुद्रा का कार्य करने वाली वस्तु, चाहे वह धातु की हो या सिक्का का हो, सिगरेट का या फिर सीपियों की या फिर माला या फिर मोतियों की हो, कोई भी क्यों ना हो, वो मुद्रा कहलाती है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो एक होते हैं विलियम नाइफ के शब्दों में, किसके नाइफ के शब्दों में? विलियम नाइफ के शब्दों में अगर बात करें हम, तो विलियम नाइफ के शब्दों में कोई भी
वस्तु जो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है या मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। अगर बात करें कि इसकी क्या विलियम नेवी शब्द में, कोई भी वस्तु जो मुद्रा द्वारा राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। फंक्शन ऑफ मनी, क्या सुविधा की दृष्टि से मुद्रा की कार्यों को उपयोग में बांटा गया है। किसे बांटा गया? सुविधा की दृष्टि से मुद्रा के कार्यों के उपयोग में बांटा गया। जैसे आधुनिक समय में मुद्रा का विभिन्न कार्य द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मूल्य का मापक है, भावी भुगतान का मापन प्रमाण है, मूल्य का स्थानांतरण होता है, राष्ट्रीय आय का वितरण होता है, साख का आधार है, उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है। मुद्रा का महत्व, उपयोग के क्षेत्र में क्या होता है? उपयोग के क्षेत्र में महत्व, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व या फिर पूंजी निर्माण का आधार या फिर पूंजीवाद का आधार या फिर भौतिक का आधार। फिर बात करें सामाजिक क्षेत्र में महत्व, राजनीतिक क्षेत्र में महत्व, कला के क्षेत्र में महत्व, धार्मिक क्षेत्र में महत्व आदि होते हैं। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपने लेकर अगले दिन तीसरे दिन में, यानी कि तीसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।